नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आपकी न्यूज होती है वो आपके सारे लीडिंग सोर्सेस से कलेक्ट की जाती है, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराई जाती है, जो आप लोगों के लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल, लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को लगातार सतत रूप से रिवीजन करते हुए फॉलो करें, जिसका लाभ आप स्वयं अनुभव करेंगे एग्जाम हॉल में। मैं ये डेली यहां पर आश्वस्त करता हूं, आप लोगों को एश्योर करता हूं। और आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है, जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्पेसिफिक चैनल है @ऑफ करंट अफेयर्स के नाम से, तो उसे जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, जो भी नोटिफिकेशंस होती हैं, वो वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और आज के फर्स्ट आर्टिकल को देखेंगे हम लोग। आज का जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ये इनिशिएटिव है फॉर ट्रांसजेंडर्स। जब हम सोशल इश्यूज को पढ़ते हैं, और जब सोशल इश्यूज को पढ़ते हैं तो वो जीएस पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो जब वल्नरेबल ग्रुप्स देखते हैं तो उसके अंतर्गत हम दिव्यांगों को देखते हैं, वहां पर हम ट्रांसजेंडर्स को देखते हैं, वुमेन्स को देखते हैं, चिल्ड्रंस को देखते हैं, है ना, एल्डरली पीपल्स को देखते हैं। तो इन सबके इश्यूज को हम सोशल इश्यूज के अंतर्गत देखते हैं। आपको पता होगा कि ट्रांसजेंडर्स जैसे हमारे यहाँ जो भी आइडेंटिटी के लोग हैं उनको लेके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग जो उसकी डेफिनेशन थी उससे जो है सिंक्रोनाइज नहीं थी हमारे यहाँ की डेफिनेशन। कहने का मतलब ये कि हम ट्रांसजेंडर को सिर्फ एक ही चीज में ले लेते हैं, ठीक है ना, कि उसको बहुत ही माइक्रो लेवल पे उसकी डेफिनेशन लेते हैं, लेकिन जो उसको मतलब इंटरनेशनली जो आपकी एक्सेप्टेड है जो डेफिनेशन, उसके हिसाब से ये कि जो भी व्यक्ति जिस आइडेंटिटी में जन्म लेता है, अगर उसके जन्म के विकास के साथ जैसे उम्र उसकी धीरे धीरे बढ़ती है, उसके साथ जो उसके लक्षण है अगर उसके आइडेंटिटी से मैच नहीं खाती तो उसको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं। तो उसमें आपके LGBT मतलब बहुत मैक्रो कंसेप्ट है वो, ठीक है ना। तो हम लोग जो है मतलब उसको जो है मैक्रो पर्सपेक्टिव में देखें, और वल्नरेबल ग्रुप्स में है तो इनको घोस्ट सिटीजन बोला जाता है, इनका बहुत ज्यादा जो है शोषण किया जाता है। तो इनको भी समाज की मुख्य धारा में शामिल करके जो आपका इंक्लूसिव ग्रोथ है, जो जिसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल रहे हैं, है ना, तो जो इंक्लूजन है इनका किया जाना समाज की मुख्य धारा में, जो आपकी विकास की मुख्य धारा है, ये आधार है एक कल्याणकारी राज्य का और उसी का आयाम है ये आपका, ठीक है ना। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ जो आपकी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसने रिसेंटली इनॉग्रेटेड किया है वडोदरा में गरिमा गृह। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एग्जांपल के थ्रू हम कोट कर सकते हैं अपने मेंस की आंसर राइटिंग में भी। तो ये आपका शेल्टर होम है ट्रांसजेंडर्स के लिए इन गुजरात, अलोंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पीपल्स, ठीक है ना। तो नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्यरत है, तो उसने लॉन्च किया है नेशनल पोर्टल, है ना, जो आपका ट्रांसजेंडर पर्संस के लिए होगा। तो ये क्यों होगा, ऐसा पोर्टल होगा तो वहां पर सारा डेटा होगा, तो हमको उनके इश्यूज के बारे में जो मतलब पता होगा तो हम इश्यूज को वहां पर एड्रेस कर पाएंगे। दैट्स इट, ये डेटा के लिए। दूसरा जो पॉइंट यहां पर लिखा गया है कि इसको इनैक्ट किया गया है अंडर द ट्रांसजेंडर जो आपका पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स है आपके 2020 के, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, है ना। 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके, वो देख के बताइएगा। तो जो नेशनल पोर्टल है आपका वो आपका हेल्प करेगा ट्रांसजेंडर पर्संस को फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री टू अप्लाई फॉर अ सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिटी एंड जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है डिजिटली। कहने का मतलब ये कि जो उनको सर्टिफिकेशन दिया जाता है, जो उनको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है, उसके लिए वो ऑफलाइन जाते थे और ऑफिसेज के चक्कर लगाते थे, ठीक है ना। तो वो आपका ऑनलाइन हो गया, तो ई गवर्नेंस हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, तो उनको आसानी से जो है वो चीजें अवेल हो पाएंगी, ठीक है ना। तो दिस विल हेल्प द ट्रांसजेंडर पर्सन टू गेट एन आई कार्ड विदाउट एनी फिजिकल इंटरफेस एंड विदाउट गोइंग टू एनी ऑफिस
इशूइंग जो आपके ऑफिसर्स हैं और ऑल्सो बाउंडेड अंडर स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट्स। तो वहां पर जो है टाइम बाउंड मैनर में उनको जो है इस तरीके के जो आइडेंटिटी कार्ड है डिजिटली जो प्रोवाइड किए जाएंगे उनको उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान भी किया गया है फॉर प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस एंड इशूइंग सर्टिफिकेट्स एंड आइडेंटिटी कार्ड्स विदाउट एनी नेसेसरी डिले। ठीक है ना। तो यहां पर गरिमा गृह के बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो ये आपको जो मिनिस्ट्री है वो तो आपको समझ में आ गई, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। ठीक है ना। तो इसने इनॉग्रेट किया है गरिमा गृह को। ये शेल्टर होम है, किसके लिए है? ट्रांसजेंडर्स के लिए है, वडोदरा गुजरात में। ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी और स्टेट पीसीएस के लिए भी। तो ये आपका क्या प्रोवाइड करेगा? तो ये सहायता प्रोवाइड करेगा। कैसा? क्षमता निर्माण करेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग कराया जाएगा, वहां पर स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा इंडिविजुअल्स का इन द कम्युनिटी विच विल इनेबल देम टू लिव अ रेस्पेक्टफुल लाइफ। सीधी बात है, सम्मान का जीवन, जो जीवन जीने का अधिकार है गरिमा के साथ, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसे लोगों को भी तो अधिकार है, क्योंकि वो व्यक्ति पहले हैं, बाद में जो है आइडेंटिटी है, उनकी आइडेंटिटी है। तो हमारे यहां समाज में रूढ़िवादी जो दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत इनको जो है हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो रोजगार में इनका इंक्लूजन नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है ना। मतलब जितने भी आयाम आप सोच सकते हैं वहां पर इनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। तो उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए विभिन्न जो आपकी नीतियां या जो पहले हैं वो तो लाना पड़ेगा ना सरकार को। तो उसी के अंतर्गत आपका एक ये क्या है, पहल है। इसके बाद इस जो आपका ये शेल्टर होम की बात हो रही है, इसका आपका पर्पस क्या है? तो प्रोवाइड करना शेल्टर किसको? ट्रांसजेंडर्स को। उनको बेसिक जो आपकी बेसिक फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करना, सच एज शेल्टर, फूड, मेडिकल केयर एंड रिक्रिएशन आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस स्कीम। ठीक है ना। तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गरिमामय जीवन जीने के लिए जो एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जाना चाहिए, वैसा आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। और गवर्नमेंट का प्लान है सेटअप करने का 12 ऐसे जो आपके शेल्टर होम्स होंगे ट्रांसजेंडर्स के लिए। विभिन्न जो आपकी क्या है सिटीज हैं, है ना, विभिन्न जो आपके शहर हैं उनमें 31 मार्च 2021 तक 12 जो ऐसे शेल्टर होम से स्थापित किए जाने की योजना है सरकार की। अब यहां पर जो ट्रांसजेंडर पर्सन रूल्स हैं 2020 के, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बता ही दिए गए हैं। तो ये जो आपका ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट है 2019 जो आपका उनके प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स से रिलेटेड था, तो उसको पास किया गया था पार्लियामेंट में 2019 में। और ये जो आपका ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट है 2019, उसमें डिफाइन किया गया ट्रांसजेंडर को ऐसे पर्सन के रूप में हुज जेंडर डज नॉट मैच द जेंडर प्रिस्क्राइब्ड एट द बर्थ। ठीक है ना। तो वो उनकी जो है आइडेंटिटी से ही रिलेटेड है। इन सब चीजों में जो भी डेफिनेशन दी जाती, चाहे आप चिल्ड्रन की देखें, चाहे आप इसमें मतलब मेंटल डिसेबल्ड की देखें या फिर डिसेबल्ड की देखें, है ना, या फिर आपका जो ट्रांसजेंडर्स हैं, है ना, तो इनकी डेफिनेशन जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है आपकी एक्सेप्टेड जो चीजें होती हैं उनको फिर अप्लाई किया जाता है हमारे यहाँ, है ना। जो स्थापित मानक हैं, जो मूल्य है आपके, उसी के संदर्भ में आप इसको भी रखिएगा। ये जो आपका एक्ट है ये इंक्लूड किया गया है, इसमें विभिन्न तरीके के जो प्रावधान हैं जो प्रोवाइड कराए जाएंगे। स्ट्रॉन्ग टुवर्ड्स सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एम्पावरमेंट फॉर द पीपल ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। यही 3 कीवर्ड है। यही तो करेंगे ना आप, सामाजिक सशक्तिकरण कर देंगे, आर्थिक कर देंगे, शैक्षणिक कर देंगे, तो सशक्त हो जाएंगे वो। तो उसके बाद वो जो है समाज की मुख्य धारा में, जो विकास की मुख्य धारा है उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तो वो अपने हिसाब से फिर एम्पावर होके अपने जीवन को गरिमामय पूर्ण तरीके से जी सकेंगे। ठीक है ना। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट हमारा यहां पर आर्टिकल है ये आपका इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल है आपका। ठीक है ना। तो पेपर 2 पेपर 3 दोनों में रख सकते हैं। ठीक है ना। एक तो ये आपका पोर्टल है तो ई गवर्नेंस में भी आ जाएगा, एनवायरमेंट से रिलेटेड है आपका तो पेपर 3 में भी आ जाएगा। तो रिसेंटली जो हमारे भारत के मिनिस्टर हैं एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के, प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने लॉन्च किया है ये आपका इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। और इस पोर्टल में इंफॉर्मेशन होंगी जो कि उपलब्ध होंगी अबाउट द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज। यहां तक कहा जा रहा है कि जो भी आपके प्रावधान लिए जाने चाहिए, जो आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड, जो आपके क्या है पॉजिटिव जो आपके स्टेप्स हैं, मतलब इको फ्रेंडली, है ना, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और भी सारे जो हमारे जो आपके रिन्यूएबल एनर्जीज के थ्रू जो हम मिशन हमने बनाया 175 गीगावाट का 2022 तक, फिर कार्बन कैप्चर का INDC वगैरह को ले लीजिए, तो वो ये कहा जा रहा है कि भारत जो है वो मतलब अपने समय से पहले ही लक्ष्यों की प्राप्ति कर रहा है, तो विश्व को नेतृत्व प्रदान कर सकता है इस फील्ड में, है ना। ये आपका कंटेक्स्ट है कि भारत की परफॉर्मेंस हमको यहां पर देखना है। वही पेरिस क्लाइमेट
क्लाइमेट डील, वही आईएनडीसी, वही चीजें यहां पर फिर से रेपिटेशन में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो की पॉइंट्स देखेंगे इसके हम, तो ये आपका जो पोर्टल है ये आपका सिंगल पॉइंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स है, यहां पर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उपलब्ध होंगी, विच विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस क्लाइमेट रिलेटेड इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय वेरियस जो आपकी मिनिस्ट्रीज है, सो दैट यूजर्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ द अपडेटेड स्टेटस ऑफ दीज इनिशिएटिव्स। तो सीधी बात है, जब सारी आपकी जानकारियां होंगी कि किस तरीके से सरकार वहां पर काम कर रही है, जलवायु संदर्भित जो भी आपके इनिशिएटिव्स होंगी उनके जानकारी जो है वो सभी लोगों को उपलब्ध होंगी, तो जो भी आपके यूजर्स होंगे वो इन पहलू जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उनका वो ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइजेशन कर सकेंगे, उसका लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा जो मंत्री हैं उन्होंने कहा उद्घाटन करते हुए कि भारत जो है, जो आपका क्लाइमेट एक्शन के अंतर्गत जो कार्यवाही कर रहा है पूरा विश्व, तो उसमें दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, और प्रैक्टिकली देखा जाए तो 2020 से पूर्व की ही अपने जो क्लाइमेट के अंतर्गत जो भी टारगेट सेट किए गए थे उनको हासिल कर चुका है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपका स्टेटमेंट, ठीक है ना, इसको ऐसे वगैरह में हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, उसके बारे में कुछ चीजें बताई जा रही हैं। तो ये जो आपका पोर्टल है ये आपका सेक्टर वाइज आपका एडेप्टेशन और मिटिगेशन मेजर्स को वहां पर बताएगा कि जो आपकी डिफरेंस मिनिस्ट्रीज हैं, जो डिफरेंट जो आपकी मिनिस्ट्रीज हैं, जो आपकी डिफरेंट जो भी आपकी एजेंसीज है किस तरीके से काम कर रही है, क्या क्या काम कर रही है, तो सारी जो जानकारियां होंगी उसको एक जगह एकत्रित करके उपलब्ध कराएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जो ये आपका पोर्टल है वो हेल्पफुल होगा आपका किसमें, जो भी आपकी समस्याएं हैं इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, किसके किसके बीच में, नागरिकों के बीच और सरकार के द्वारा जो भी आपकी ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो आपके क्या जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, तो उसके बीच में जो भी डेफिसिट है किसका, इंफॉर्मेशन का, तो वो आपका वहां पर एड्रेस किया जाएगा। उसके अलावा जो इंटरनेशनली जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उसके बारे में भी वहां पर जानकारी उपलब्ध कराएगा, तो अवेयरनेस आएगी ना लोगों में वहां पर, तो वो फिर नई नई जो भी आपकी नीतियां हैं, पहल है, उनका भी अनुसरण कर पाएंगे, उसका लाभ उठा पाएंगे, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद दीज आर 8 मेजर कंपोनेंट इंक्लूडेड इन दिस नॉलेज पोर्टल, तो ये जो आपके 8 इसके डायमेंशन है वो हमको याद रखना है। पहला, क्लाइमेट प्रोफाइल जो है आपकी इंडिया की, मतलब भारत की जलवायु प्रोफाइल जो आपकी क्लाइमेट प्रोफाइल है इंडिया की, तो उसमें बताया गया है कि जो नदर्न पार्ट है हमारी कंट्री का उसको कैरेक्टराइज्ड किया गया है बाय अ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट विथ हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स, और जो आपके कोस्टल एरियाज है कंट्री के वो जो है सालों भर जो सम जलवायु होती है एक तरीके से वहां पर, ठीक है ना। तो बाय द वार्मर टेम्परेचर एंड इंटेंस रेनफॉल विथ स्लाइट चेंजेस थ्रू आउट द ईयर, नॉर्मल सी चीज है, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, देख जाइएगा इसको। इसके बाद नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क बताया गया है यहां पर, तो जो यूनियन मिनिस्ट्री है हमारी एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की, उसने अमेंडमेंट किया है द हार्मफुल एंड अदर वेस्ट रूल्स 2016, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट है उसके अंतर्गत हम इसको रखते हैं, टू स्ट्रेंथन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ऑफ हार्मफुल वेस्टेज इन जो आपका इंडिया में है, हमारी कंट्री में, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। इसके अंतर्गत देख लीजिएगा, इसमें जो है जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहां पर जो है एंश्योर किया गया है, उसका क्रक्स ये है, एक बार इसको जरूर देख जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारा भारत का एनडीसी का गोल है, लक्ष्य है, जो आपका पेरिस क्लाइमेट डील के अंतर्गत 2021 से जो आपका क्या हो गया है, अब एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। क्योटो 1 क्योटो 2 के बारे में आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। तो अब जो है जो आपका इंडिया का जो आपका एनडीसी का जो हमारा आईएनडीसी बोलते हैं, एनडीसी बोल लीजिए उसको, है ना, तो जो आपका नेशनल जो आपका कंट्रीब्यूशन है ना, उसके बारे में बात किया जाता है, जो व्यक्तिगत तौर पे हर देश जो है वहां पर जो है वॉलंटरीली जो है उसको क्या कर रहा है, वहां पर अपना रहा है, और यही यहां पर क्रिटिसिज्म है कि क्योटो बाध्यकारी था, ये वॉलंटरी कर दिया आप लोगों ने, ठीक है ना। तो एनडीसी जो है आपका आईएनडीसी बोलते हैं, इज एट द सेंटर ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट एंड इट्स लॉन्ग टर्म गोल्स, इट एम्स टू रिड्यूस नेशनल एमिशंस एंड अडैप्ट टू द इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस, है ना। जैसे उसमें बात किया जा रहा है कि 2005 की जो हमारा स्तर था उत्पादन का, उससे जो है हम 2030 में जीडीपी के जो आपके 30% तक जो है वहां पर जो भी उत्पादन होता है फॉसिल फ्यूल से, उसको हम कहां शिफ्ट करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी में। फिर कार्बन कैप्चर की बात की गई है वहां पर, है ना। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, जो लक्ष्य है आईएनडीसी के, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। कितने जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 2 4 5 पॉइंट है, लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पे पॉइंट है ये आपका एडेप्टेशन एक्शन से रिलेटेड है, तो
उच्च जो मांग है आपकी, उच्च मांग है, हाई जो आपकी डिमांड है ऊर्जा की, उसको पूरा करने के लिए भारत जो है वो क्लीन एनर्जी के तरफ जो है वो अपना रुख कर रहा है। मतलब स्वच्छ ऊर्जा विकास के लिए कई जो है पहले जो है प्रारंभ की गई है, जैसे सोलर मिशन वगैरह के बारे में आप लोगों को पता होगा, जो आपका जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय जो आपका सौर मिशन है ना, तो वो उसका पता होगा उसके बारे में आप लोगों को। तो उसका उद्देश्य क्या है कि भारत में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाना, और हमारे यहाँ बहुत अच्छी गेनिंग भी हुई है, जो हमारा टारगेट था उसमें आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। तो मिटिगेशन एक्शन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा नेशनल वाटर मिशन है वो एड्रेस करेगा वाटर रिलेटेड इशू को, है ना। तो अंडर दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड दिस वन, जो आपका लिखा गया है नेशनल वाटर मिशन, जो एड्रेस करेगा वाटर रिलेटेड इशू को। नॉर्मल से एग्जांपल है, फैक्ट्स वही है, चीजों को अरेंज करके यहाँ पर रखा गया है। बाइलेटरल और मल्टीलैटरल कॉपरेशन की बात की गई, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि पेरिस क्लाइमेट एक्शन जो आपका है, जो पेरिस क्लाइमेट जो आपका एग्रीमेंट है, इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ मल्टीलैटरल कॉपरेशन। लेकिन ये लिखने की चीजें हैं, उसमें क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। देख रहे हैं आप यूएसए बाहर हो रहा है, तो इस तरीके की चीजें जो है वहां पर हर्डल क्रिएट करती है। अगर डेवलप्ड स्टेट से वहां से बाहर हो जाएंगे तो डेवलपिंग और जो अंडर डेवलप्ड है वो तो बेचारे अभी उस फेज में, उनके यहाँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं। आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर हो जाओगे तो कैसे विश्व की जो है वो रक्षा की जा सकेगी। और ये प्रकृति का प्रकोप, ये जो कोरोना के रूप में हम लोग अभी सामना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल क्लाइमेट डायलॉग की बात की जा रही, COP 21 के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना, जो पेरिस में हुआ था 2015 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क है, ये याद रहना चाहिए हमको। इसमें सेट किया गया था टारगेट कि भैया जो हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग है उसके अंतर्गत जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो राइज हो रहा है इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, एंड लॉन्च्ड एन एम्बिशियस डोमेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम। नॉर्मल सी चीज है, ठीक है ना। और यहां पर रिपोर्ट ऑफ पब्लिकेशन की भी बात की गई है। अंडर दिस एक रिपोर्ट जो है आपकी लाइक असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द इंडियन रीजन वाज पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इंपॉर्टेंट हो गई ये रिपोर्ट, इसको कॉर्नर कर लीजिएगा, बिल्कुल पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है ना। तो यहां से जब हम आगे की ओर चलेंगे, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है ये आपका आईआर से रिलेटेड है, इंडिया और वियतनाम का डायलॉग है ना। बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल फैक्चुअल चीजें होती है आईआर में, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हमको जानने की जरूरत होती है, जियोपॉलिटिकल जो हमको वहां पर इंपॉर्टेंस पता हो, हमको इंटरेस्ट पता हो, तो हम समझ जाते हैं रीजन वाइज कि यहां पर क्या जो है एस्पेक्ट होगा आईआर का, है ना। बिल्कुल शार्प नंबर मिलते हैं आईआर के, अगर 4 क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छी मार्किंग होती है। आप लोग इसकी तैयारी बिल्कुल विधिवत तरीके से अभी करते चलिए, रोज एक टॉपिक आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, और जो वियतनाम के जो आपके काउंटर पार्ट है जनरल जो आपके कौन है, जिनको नगो जुआन लिच बोला जा रहा है ना, तो उन्होंने डिस्कस किया डिफेंस इंडस्ट्रीज कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई। स्ट्रैटेजिक अलायंस जहां भी होता है, स्ट्रैटेजिक रिलेशन होता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन ट्रेनिंग एंड कॉपरेशन इन यूएन पीस ऑपरेशंस ड्यूरिंग द बाइलैटरल टॉक्स वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन फ्राइडे, है ना। तो फ्राइडे सैटरडे को है, ये याद नहीं रखना है। इसके जो प्रमुख तथ्य हैं वो हमको पता होना चाहिए। तो दोनों देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने वापस से यहां पर पुष्टि की है कि भारत और वियतनाम के बीच में जो रक्षा संबंध है, जो आपके डिफेंस रिलेशनशिप है, जो कि स्ट्रांग है ना, दोनों के बीच में, उनको और सशक्त बनाया जाएगा, ठीक है ना। और वो आपके कैसे हैं, एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द टू कंट्रीज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2016, यही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंडो वियतनाम लिखिए, वहां सबसे पहला पॉइंट ये है ना। इस तरीके से जो है कीवर्ड्स को रखा जाता है, बाकी चीजें दिमाग में होती है। रिवीजन के नोट्स हमारे ऐसे होने चाहिए। इसके बाद यहां पर लिखा गया है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के दृष्टिकोण में, जो डिफेंस इंडस्ट्री के अंतर्गत बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा जो सरकार का राजस्व है वो जो है उसको इंपोर्ट करने में चला जाता है। आपको पता है ना कि हमारे बजट का बहुत बड़ा भाग जो है डिफेंस सेक्टर की चीजों को इंपोर्ट करने में चला जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली, क्योंकि देख रहे हैं आप हमेशा चाइना जो है प्रेशर बनाता रहता है ना। तो एंड अंडरलाइन द विजन ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया, क्लोज डिफेंस इंडस्ट्री कॉपरेशन वाज urged between India and Vietnam by concluding the institutional framework agreement in the near future। नॉर्मल सी चीज है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद दोनों देशों के बीच स्टैब्लिश किया गया ये जो रिलेशन है फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ आर्म्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोक्योरमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड वॉरशिप कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर, ठीक है ना। उसके बाद दोनों देशों को जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने डिस्कस किया कोलैबोरेशन के लिए इन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस which help individual countries on the difficult path from conflict to peace। तो भैया जो आपके संघर्ष से शांति तक की जो आपकी व्यवस्थाएं हैं उसमें एक दूसरे के लिए जो है वहां पर हेल्प करना, दोनों को कॉपरेट करना, दोनों देशों के बीच में समन्वय सहयोग बनाए रखना, है ना। जो भी आपके संयुक्त राष्ट्र के शांति के अभियान है उसमें सम्मिलित होकर वैश्विक शांति और स्थायित्व को बनाए रखने वाले अभियानों में एक दूसरे का सहयोग और समन्वय करना, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद
both these countries signed an implementation arrangement for cooperation in the field of hydrography। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए यहां पर कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया गया है, साइन किया गया है। और ये जो अरेंजमेंट है विल बी एबल टू शेयर हाइड्रोग्राफिक जो आपका डेटा है और वहां पर असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा इन द प्रोडक्शन ऑफ नेविगेशनल चार्ट्स बाय बोथ पार्टीज। इसके बाद हाइड्रोग्राफी का मतलब, हाइड्रो मतलब जल से आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये रेफर करता है एक ऐसी ब्रांच को साइंस के इन विच द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेविगेबल पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द कोस्टल एरियाज adjacent to it are measured and described। नॉर्मल सी चीजें पढ़ जाइएगा इसको। इसके बाद जो वियतनामी डिफेंस मिनिस्टर हैं आपके, उन्होंने इनवाइट किया है राजनाथ सिंह जी को 10 दिसंबर को फॉर आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, जो है आपकी जो मीटिंग होने वाली है वियतनाम में। और ये आपका फोरम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का, आसियान का, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट्स ए डायलॉग, जो आपके पार्टनर कंट्रीज है इनके नाम भी याद होने चाहिए, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, इंडिया है, जापान है, न्यूजीलैंड है, कोरिया, रशिया है, और जो आपका है यूएन है ना, यूएस है जो आपका, सॉरी यूएन निकल गया, यूनाइटेड स्टेट्स की बात की जा रही। कलेक्टिवली जो है इन्हीं को बोला जाता है प्लस कंट्रीज, जो आसियान प्लस की बात करते हैं, तो यहां एडीएमएम प्लस की बात की जा रही है। स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप है अंडर द इंडिया वियतनाम कॉपरेशन फ्रेमवर्क विल बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर बिल्डिंग द विजन सेट आउट अंडर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। यही क्रक्स है, इसको सबसे ऊपर लिखा जाना चाहिए, है ना। जब हम इंट्रो लिखते हैं तो वहीं पर हमको बताना चाहिए कि हमारे लिए वियतनाम की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वहीं पर हमको कोट करना है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, है ना, ठीक है ना। तो लुक ईस्ट देन एक्ट ईस्ट, है ना, लुक वेस्ट एक्ट वेस्ट, मतलब क्या, ज्यादा सक्रियता से वहां पर जो है अपनी बातों को रखना, अपने हितों को वहां पर क्या करना, मोबिलाइज करना क्षेत्रों के अंतर्गत, तो वहां पर बोला जाता है इसको एक्ट। अभी तक देख रहे थे, अब एक्ट कर रहे हैं। आईआर में कभी मतलब किसी टॉपिक पे या किसी मॉडल आंसर पे एक बढ़िया सा मतलब वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट एन आंसर, क्योंकि बहुत ही क्रिस्प नंबर मिलते हैं उसमें, ठीक है ना। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे, और जो नेक्स्ट हमारा यहां पर आर्टिकल है वो आपका एमपी लाइट से इंपॉर्टेंट है, यहां पर बताया गया है, मतलब संदर्भित है और इंपॉर्टेंट भी है, जीएस पेपर 2 से संदर्भित है आपका। द सस्पेंशन ऑफ एमपी एलएडीएस कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभी बोला है कि भैया ये जो सस्पेंड करने वाला प्रावधान है, जो एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत जो फंड वगैरह का है, तो उसको जो है सस्पेंड किया जा सकता है और उसका यूज भी किया जा सकता है, जैसे कि अभी किया जा रहा है कोविड-19 पैंडेमिक के अंतर्गत, है ना। उसके अंतर्गत वो है उनके प्रावधानों को मतलब संचालित करने के लिए उस फंड का यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो वो जो है अभी कोर्ट ने बताया कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इस तरीके के फंड को निलंबित भी किया जा सकता है और जो भी आवश्यक क्षेत्र है वहां पर उसका व्यय भी किया जा सकता है उस निधि का, है ना। तो बिल्कुल ठीक बात है, नॉर्मल सी चीज है, रेफरेंस है, और इसके बारे में पता होना चाहिए हमको कि ये जो लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू इनको फंडिंग दी जाती, तो क्यों दी जाती है ना। तो फिर कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म की बात आ जाएगी, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। आदर्श ग्राम जो संकल्पना थी, इस तरीके की संकल्पनाएं आप लोगों को याद होगी, लगातार एनडीए गवर्नमेंट जब से आई है। तो कोर्ट ने कहा यहां पर कि इट कोविड-19 इज अ डिजास्टर, सो द गवर्नमेंट हैड टू टेक हेल्प ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इट इज द राइट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इन्फोर्स दिस लॉ। नॉर्मल सी चीज है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, जो 2005 का है, उसकी पूरी हायरार्की पता होनी चाहिए हमको, इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट के 1-2 क्वेश्चंस आते हैं और बिल्कुल क्रिस्प होते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड केसेस के बारे में बताया जा रहा है कि इस साल अप्रैल में ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो सांसद हैं, मतलब संसद सदस्य हैं, स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को निलंबित करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम का सहारा लिया था, उसी की पुष्टि कर दी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि किया जा सकता है। फिर इसके बाद दिस रिमार्क वाज मेड ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द पीआईएल, जो आपकी पीआईएल है, फील्ड थ्रू एडवोकेट शेखर जगताप टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस सस्पेंशन फॉर 2 years, है ना। तो नॉर्मल सा रेफरेंस है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। अब ये जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉन्च किया गया 23 दिसंबर 1993 को। ये फुल्ली फंडेड है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है और फुल्ली फंडेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। और इसकी स्कीम के अंतर्गत जो मैक्सिमम अमाउंट है जो एनुअली प्रोवाइड किया जाता है, पार्लियामेंट्री जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, वो आपकी फिक्स की गई है 5 करोड़ रुपीज, ठीक है ना, मतलब 5 करोड़ रुपए वहां पर निर्धारित की गई है। अब इस योजना के माध्यम से क्या करेंगे भैया संसद सदस्य, अपने जो आपके उनके जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर, तो विकासात्मक कार्य करेंगे। तो जो भी आपकी डोमेस्टिक लेवल पे, रीजनल लेवल पे जिस क्षेत्र के है, वो जिस क्षेत्र के लिए वो आपका फंड अलॉट हुआ है, तो वहां पर क्या समस्याएं, उसके लिए क्या समाधान किया जाना चाहिए, विकासात्मक कार्यों को करने के लिए इस फंड का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद इस स्कीम के अंतर्गत एमपी जो है वो फंड रिलीज करते हैं, डायरेक्टली करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, किस तरीके से, अथॉरिटीज को, इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स इन एड,
ठीक है ना, रिलीज किया जाता है फंड को, जो कि इस स्कीम के अंतर्गत नॉन लैप्सेबल होता है, मतलब लैप्स वगैरह नहीं होता। बजट के संदर्भ में आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो है आपका कुछ जो फंड होते हैं लैप्सेबल होते हैं, कोई नॉन लैप्सेबल होते हैं, तो ये आपका नॉन लैप्सेबल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखिएगा। इसके बाद जो ये एमपीज के लिए यहां पर बताया जा रहा है कि ये मैंडेटरी है कि वो स्पेंड करें, मिनिमम जो है यहां पर क्राइटेरिया, फिर वहां पर वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रावधान किया जाएगा वेलफेयर के लिए। तो 50% जो है आपका जो भी स्पेंड कर रहे हैं आप वहां पर, जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी व्यय है वहां पर, मिनिमम 15% जो है इस स्कीम के अंतर्गत एनुअली ऐसे एरिया में करना है जो आपका शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन से रिलेटेड है। उसके बाद 5% ऐसे एरिया के लिए करना है वहां पर व्यय जो आपका शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन से रिलेटेड एरिया है, ठीक है ना। तो उसके बाद यहां पर सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस स्कीम इंपॉर्टेंट वर्क्स हैव बीन डन इन द कंट्री इन द फील्ड ऑफ नेशनल प्रायोरिटी सच एज ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भैया सोशल जो आपका डोमेन है वो भी कवर हुआ, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डोमेन भी आपका कवर हो रहा है यहां से। तो सारी चीजें आप यहां पर याद रख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। वैसे भी नॉर्मल आपको सोशल और इकोनॉमिक जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बारे में जानकारी, तो यहां पर आप उसको कोट कर सकते हैं। जो डेवलपमेंटल जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंतर्गत उनको रख सकते हैं। तो यहां पर जो पॉलिसी जो फॉर्मुलेट की जाती है ना, जो फॉर्मुलेशन किया जाता है उसके अंतर्गत रिलीज किया जाता है फंड को, और डिटर्मिनेशन ऑफ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म फॉर स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्कीम्स आर कैरीड आउट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। याद रखिएगा, बिल्कुल फैक्चुअल चीज है ये आपकी। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे, और जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ये पेपर थर्ड से रिलेटेड है, आपका जीएस पेपर थर्ड, इसेंशियल सर्विस जो मेंटेनेंस एक्ट है। अब जीएस पेपर 2 और थर्ड दोनों में, लेकिन एग्रीकल्चर का जो है आपका मेन आपका डोमेन है, ये स्टेट स्पेसिफिक है, स्टेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। और सेंट्रल में भी हम जो है यूपीएससी में भी वहां पर कोट कर सकते हैं एज ए एग्जांपल। तो यहां पर एक्सटेंशन किया गया है टर्म का, जो आपका इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट है, एस्मा एक्ट जिसको बोला जा रहा है, उसको एक्सटेंड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, ठीक है ना। तो इसेंशियल से तो समझ में आ रहा होगा ना, जो आवश्यक है जीवन के अंतर्गत, है ना, तो वैसी सर्विसेज को, ठीक है ना। अभी आगे आ जाएगा सब कुछ। तो इसके अंतर्गत एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कॉर्पोरेशन एंड अथॉरिटीज etc. will be prohibited from holding strikes or demonstrations. Organizations of officers and employees will not be able to organize a strike for the sake of their demands. नॉर्मल सी चीज है, रेफरेंस है। अब देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्या आपके पॉइंट्स है। तो एस्मा एक्ट जो आपका 1968 का है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो आपका एक्ट है ये आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का संसद के द्वारा इनैक्टेड है आपका, है ना। तो ये लॉ जो है इनैक्ट किया गया था एंश्योर करने के लिए रेंडरिंग ऑफ सर्टेन जो आपकी इसेंशियल सर्विसेज है आपकी अफेक्टिंग नॉर्मल लाइफ। तो भैया नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जो कि आपकी अत्यावश्यक सेवाएं हैं, तो उनकी जो आपकी उपलब्धता में किसी तरीके की बाधा ना हो, अवरोध ना हो, तो उसको जो है बनाए रखने के लिए जो है इस तरीके के एक्ट को वहां पर क्या किया गया था, अधिनियमित किया गया था। इसके अंतर्गत जो सर्विसेज हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट आता है, बस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज आती है, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स, और जो भी इसेंशियल आप सर्विसेज समझ सकते हैं एटसेट्रा लिखा गया है। तो यहां पर बताया गया है कि जो स्ट्राइक है आपकी इज कंसीडर्ड इलीगल व्हेन द इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट कम इनटू फोर्स, एम्प्लॉइज एसोसिएटेड विद वेरियस इसेंशियल सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन दिस। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर एस्मा का उल्लंघन करने के संदर्भ में बताया गया है कि अगर वायलेट किया जाता है, यहां पर कोई भी एम्प्लॉय अगर वायलेट करता है एस्मा को, तो कैन बी पनिश्ड विद अ 1 ईयर सेंटेंस और अ फाइन और बोथ, है ना। तो नॉर्मल से यहां से जो है पेनलाइज करने का भी प्रावधान किया गया है, नॉर्मल फैक्ट है, देख जाइएगा। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे, और यहां पर लिखा गया है कि जो आपकी पुलिस है उसको एम्पावर्ड किया गया है एस्मा एक्ट के अंतर्गत टू अरेस्ट दोज हु वायलेट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विदाउट एनी वारंट। तो बिना वारंट की उनकी गिरफ्तारी जो है की जा सकने की शक्ति दी गई है पुलिस को एस्मा एक्ट के अंतर्गत, ठीक है ना। यहां पर इंप्लीमेंटेशन की बात की जा रही है, तो जो आपका इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट है, ये लॉ है आपका जो बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा अंडर एंट्री नंबर 33 इन द कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का आपका विषय है, ऑफ द 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नॉर्मल से चीजें, कुछ भी अलग से चीजें नहीं लिखी गई हैं। इसके द्वारा बताया जा रहा है कि हालांकि इट इज अ वेरी पावरफुल लॉ बट इट्स इंप्लीमेंटेशन डिपेंड्स एंटायरली ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहीं पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात आएगी, यहीं पर सेंटर और स्टेट के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन की बात आएगी, है ना। तभी जो है इंप्लीमेंटेशन वहां पर प्रोडक्टिव हो सकेगा और हमको कुछ पॉजिटिव आउटकम मिल सकेगा, ठीक है ना। इन ईच स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया देयर आर स्टेट
इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। तो जब बहुत सारे लॉज होंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी, तो एक चीजों को जो टॉप टू बॉटम अप्रोच बोला जाता है, तो उसके अंतर्गत जब चीजें वहां आएंगी तो वहां पर इश्यूज रेज होंगे। आप समझ पा रहे हैं ना मैं कहां ले जा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहां पर वही चीजें बताई जा रही है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जो भी आपका with some variation in the provision of the central act, this independence for the state is enshrined in this central law। नॉर्मल सी चीज है, देख जाइएगा, बिल्कुल फैक्चुअल चीज है। सेपरेट क्वेश्चन का तो पोटेंशियल मुझे नजर नहीं आता इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, लेकिन हम कहीं भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर हम इसको कोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, यहाँ पर एफपीओ ऑफ हनी की बात की जा रही है। एफपीओ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसके बारे में आप लोगों को पता भी होगा। फार्मर जो आपके प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, उनके बारे में है ये आपका। तो यहां पर एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है आपका टॉपिक, जीएस पेपर 3 से। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इनॉग्रेट किया है एक प्रोग्राम टू हेल्प सेट अप एफपीओ फॉर बी कीपर्स एंड हनी कलेक्टर्स इन 5 स्टेट्स, ठीक है ना। और यहां पर एफपीओ जो है आपके हनी के संदर्भ में, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो भैया ये प्रोग्राम जो है इनिशिएट किया गया है किसके द्वारा, जो आपका कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है नाफेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ 1-2 पॉइंट लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। एसएफएसी हो गया, नाफेड हो गया, आपका एफपीओज हो गए, ये सब एग्रीकल्चर के हमारे आंसर में आना ही आना चाहिए किसी ना किसी रूप में। तो यहां पर बताया जा रहा है कि 10,000 एफपीओज जो होंगे उनको फॉर्म किया जाएगा इस सेंट्रल जो आपकी स्कीम है उसके अंतर्गत। और फॉर दिस नाफेड इज वन ऑफ द 4 इंप्लीमेंटिंग एजेंसी सेट अप बाय द गवर्नमेंट विच एम्स टू मेक एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है ना। तो कृषि को आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य। फिर वही बात है, 2022 तक क्या करना है, फार्मर की इनकम को डबल करना है, कृषि को वाइबल बनाना है। कृषि को कैसा बनाना है, कृषकों की आय को कैसा बनाना है, हमको उनकी आय का विविधीकरण करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, उनकी आय को बढ़ाना है ना। कृषि को एक व्यवहार्य जो है आपका व्यवसाय बनाना है, ठीक है ना। तो अंडर एजेंसीज इंक्लूड स्मॉल जो आपके स्मॉल फार्मर जो आपके एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है, वेरी इंपॉर्टेंट, एसएफएसी, देन नबार्ड, देन नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दीज एफपीओज हैव बीन फॉर्म्ड इन कोलैबोरेशन विद नाफेड इन मध्य प्रदेश, मुरैना, वेस्ट बंगाल, सुंदरबन, ईस्ट चंपारण बिहार में, भरतपुर राजस्थान और मथुरा में, कहां पर, यूपी में। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट फ्रेम किया जा सकता है प्रीलिम्स में। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि इसके लिए जो फंड की व्यवस्था की गई है 500 करोड़ की गई है, जो कि दिया जाएगा एज अ रिलीफ पैकेज अंडर द सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन। फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान आ गया। एट द सेम टाइम बी कीपर्स आर कॉन्स्टेंटली, जो कॉन्स्टेंट रूप से है ना, मतलब कॉन्स्टेंटली बीइंग इनकरेज्ड थ्रू मैनी अदर स्कीम्स। उनके बारे में और कौन सी स्कीम्स हैं आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे और जो यहां पर नेक्स्ट यहां पर पॉइंट लिखा गया है कि इसके थ्रू, इस स्कीम के थ्रू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो 4 से 5,000 हनी ग्रोवर्स जो है ऑफ अबाउट 500 विलेजेस एसोसिएटेड विद दीज 5 न्यू एफपीओज विल डायरेक्टली बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, है ना। नॉर्मल सी चीज है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद ये जो एफपीओ है वो आपके होते क्या है, तो ग्रुप ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो टोटल फार्मर्स है उसमें लगभग 80 से 85% जो है आपके सीमांत जो आपके क्या है, कृषक है। सीमांत कृषक का मतलब क्या होता है आपका, जैसे मार्जिनल फार्मर्स की बात करते हैं जिनके पास जो है आपका 2 हेक्टेयर से कम जमीन होती है ना। तो समझ लीजिए कि जो आपके उस पायदान में सबसे पिछड़े लोग हैं फार्मर्स के भी जो आपके कैटेगरी में, तो उनको आपके मार्जिनल बोला जाता है। इसीलिए सीमांत, सीमा के अंत में मार्जिनल, है ना, फार्मर्स बोला जाता है। सो दैट द फार्मर्स एसोसिएटेड विद इट विल नॉट ओनली गेट अ मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस बट इट विल बी इजी टू बाय फर्टिलाइजर्स, सीड्स, मेडिसिन्स, एग्रीकल्चरल गुड्स एंड सर्विसेज एटसेट्रा। तो पूरी जो आपकी चेन सप्लाई वाली बात है एग्रीकल्चर के अंतर्गत, फिर वहां पर उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही। दीज सर्विसेज विल बी फाउंड चीपर एंड फ्रीड फ्रॉम द हर्डल ऑफ मिडिल मैन। वहां यहां पर भी वही समस्या है, फिर से वही बात आ गई, मिडिल मैन की बात, बिचौलिए की बात, है ना। तो उनकी आय को बढ़ाना, उनके लाभ को बढ़ाना, उनको उचित मूल्य प्रदान करना, उनकी जो व्यवसाय है उसको क्या करना, व्यवहार्य बनाना, यही तो पॉइंट्स आएंगे। इसके बाद द 60,000 जो क्विंटल आपका हनी है एक्सट्रैक्ट किया जाएगा बाय द हनी प्रोड्यूसर्स विल नाउ बी प्रोसेस्ड बाय देमसेल्व्स एंड विल बी पास्ड ऑन टू कंज्यूमर्स विद द हेल्प ऑफ नाफेड। तो नाफेड वहां पर जो है हेल्प करेगा जो आपके उपभोक्ताओं तक उसको जो है पहुंचाने में, विच विल इंक्रीज देयर इनकम। सीधी सी बात है, उनकी आय बढ़ेगी, जो हम चर्चा कर रहे थे। एफपीओ के बारे में बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफपीओ जो है आपका फार्मर प्रोड्यूशन फार्मर जो आपके फार्मर होते हैं, उनके प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन है, इज अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड इन कैरिंग आउट कमर्शियल एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये अपना एक ग्रुप बना के, ठीक है ना, रजिस्टर्ड करते हैं अपने
आपको किसके अंतर्गत, कंपनी एक्ट के अंतर्गत स्मॉल जो आपके स्मॉल फार्मर्स जो एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है और जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर है एंड रूरल डेवलपमेंट आर करेंटली वर्किंग टू फॉर्म एंड प्रमोट एफपीओस। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्रीकल्चर के टॉपिक के लिए। एग्रीकल्चर से संदर्भित कोई भी चीज आती बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से रेडी करना हम लोगों को। ठीक है ना, इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है जो पीएम किसान एफपीओ स्कीम है उसके बारे में, तो टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिलीफ टू द फार्मर्स ऑफ द कंट्री द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड लॉन्च्ड पीएम किसान एफपीओ योजना। इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ने टारगेट किया है सेटअप करने के लिए 10,000 जो आपके एफपीओज हैं अक्रॉस द कंट्री बाय 2023 से 24 के बीच में, मतलब 2023-24 तक जो है हमको 10,000 एफपीओज को जो है वहां पर स्थापित करना है। कहां? पूरे देश के अंतर्गत ये टारगेट जो है रखा गया है इस स्कीम के अंतर्गत। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और नेक्स्ट फेज जो हमारा है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला जो एमसीक्यू है यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, नेशनल साइंस फिल्म जो आपका फेस्टिवल है उससे संदर्भित है आपका नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड यहां पर स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा आपका करेक्ट है, उसको रिकॉग्नाइज करना है। पहला ये कि द 10th एडिशन ऑफ द नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल हैज बीन इनॉग्रेटेड, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि जो ये आपका विज्ञान प्रसार जो आपका ऑटोनॉमस एजेंसी है उसके अंतर्गत जो आपका क्या है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है, हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग दिस फेस्टिवल, बिल्कुल ठीक बात है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी जो विज्ञान प्रसार है उसने जो है इस फेस्टिवल का आयोजन जो है किया है ना, वो जो है इसका आयोजन करती रही है, तो बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा ये कि जो ये आपका नेशनल साइंस जो फिल्म फेस्टिवल है ये इनॉग्रेटेड किया गया कहां पर? बेंगलुरु में इस वर्ष। गलत है आपका, नॉर्थ ईस्ट में किया गया है, त्रिपुरा में। तो तीसरा आपका स्टेटमेंट गलत है, ऊपर के दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है। इसका आंसर आपका 1 और 2 ओनली हो जाएगा जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका नेशनल फार्मेसी जो आपका वीक है 2020 का उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा आपका ट्रू है। पहला स्टेटमेंट जो है यहां पर कि जो नेशनल हमारा फार्मेसी वीक है उसको सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम नवंबर 16 टू 22 2020 में किया गया, अभी बिल्कुल ठीक बात है ना। तो पहला जो है बिल्कुल इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, ट्रू है। दूसरा ये कि इस वर्ष जो आपकी थीम थी इसकी वो नेशनल फार्मेसी वीक की वो क्या थी आपकी? फार्मासिस्ट जो है आपके फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है आपका। तीसरा ये कि जो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है इज द नेशनल प्रोफेशनल बॉडी ऑफ फार्मासिस्ट विच ऑर्गेनाइजेस दिस फंक्शन। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ट्रू है। यहां पर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।